गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपने लेसन ए का तीसरा बिंदु, बाह्य आक्रमण। यानी भारत पर जब बाहरी जातियों ने आक्रमण किया एवं आत्मसातीकरण, यानी उन लोगों की संस्कृति जो लड़ाकू जातियों की संस्कृति थी वो भारत की संस्कृति में विलीन हो गई और भारत के लोगों की संस्कृति में विलीन होने को ही कहा गया आत्मसातीकरण। तो देखिए, तीन जातियां कौन कौन सी थी जिनमें शक, हुण एवं कुषाण का वर्णन किया गया है। शक जो मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी, जनजाति का अर्थ होता है जंगलों में रहने वाली, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत आई। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजी और यवनों के साथ रखा गया। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिससे उन्हें शगकुल या शककुल कहा गया है। वेरी मोस्ट एक नंबर के प्रश्न के लिए बना है कि शगकुल क्या है। तो शकों ने जो आक्रमण किया भारत के राजाओं पर, तो उन्हीं को कहा जाता है शगकुल। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने, सिंधु प्रदेश कहा गया है सिंधु नदी को, जो भी पाकिस्तान में है, सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यानी अपने उत्तर भारत, जिसमें प्रमुख मथुरा है, वहां पर अपना आधिपत्य शकों ने स्थापित किया था। कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी फैल गए। धीरे धीरे वो अपना महाराष्ट्र जो राज्य है और उसका सौराष्ट्र क्षेत्र है, वहां पर भी उनका शासन स्थापित हो गया। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज और एजेज के नाम आते हैं कि इन शकों के प्रमुख राजा रहे हैं मावेज और एजेज, जिनका नाम दिया गया है। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। हमास और हगान मथुरा की प्रारंभिक शक सत्रप थे। सत्रप यानी राजा थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेखक में बाद के शक शासक राजगुल को महासत्रप कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के सहस्त्रार्थ वंश के भूमक तथा नहपान दो शासक ज्ञात हैं। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर भी शासन किया था। नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। तो ये शकों के वर्णन के बारे में कहा गया है। अब शक राजाओं में जहां विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस तरह से शक शासक अपने कार्यों को चलाते थे, जिनमें देखिए, जोगलथामी नामक स्थान से मिले सिक्कों से प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को सहस्त्रार्थ वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में बस्टन नाम, जो चस्टन नाम का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। बस्टन का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूरी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चस्टन का वंश 305 ईस्वी को समाप्त हो गया था। इसके बाद अन्य जाति आई हुण। देखिए, हुण के बारे में भी वर्णन किया गया है कि हुण जातियां भी मध्य एशिया की थी। हुण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, यानी बर्बर यानी लड़ाकू, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया था। ये दैत्य भी पुकारे जाते थे। जैसे शकों को सहकुल कहा गया है, शगकुल, वैसे इनको दैत्य कहा जाता था। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदन गुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ, जिसमें इनकी पराजय हुई। कालांतर में तोरणमाण नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और
मालवा पर अधिकार कर महाराज की पदवी धारण की थी। तोड़मान का पुत्र महिरकुल था, जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ और शालकोट इसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से महिरकुल की गणना थी, जो महात्मा बुद्ध के पुजारी थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार उनके पद चिन्हों पर चलते थे, भिक्षा मान करके अपना जीवन यापन करते थे, जिनको बौद्ध भिक्षु कहा गया है। उनसे ये परमो गणना का पात्र बताया गया है कि महिरकुल जो शक राजा था, वो बौद्ध भिक्षुओं से नफरत करता था। उसने अनेक मठों में स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद वह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हुन के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये बताया जाता है कि जहां हमने गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्री गुप्त और उनके अनेक राजा हुए, अंतिम जहां स्कंदन गुप्त को कहा गया है, तो वो हार गया था। भारत के इस हुण जाति के राजाओं से हार जाने से गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया था। फिर देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। तीसरी बर्बर जाति है कुषाण। देखिए, कुषाण भी ये मध्य एशिया की जंगलों में रहने वाली जाति थी। कुषाणों को भी नाम पुकारा गया है, यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। जैसे शकों को सगकुल कहा गया है, हुणों को देते कहा गया है, वैसे कुषाण वंश के राजाओं को यूची या तोचेरियन कहा जाता है। वेरी मोस्ट है एक नंबरों के प्रश्न के लिए। यूची कबीला जो बटा हुआ था 5 भागों में बटा गया था। इनमें से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया, जिनमें राजा रहा है, देखिए, कुजुल फड़पिस फड़तम ने शुरुआत की थी 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक। अपनी जाति के गोरों का संस्थापक था। इसने दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के एक भाग को राज्य में मिला लिया था। ये जो अभी है अफगानिस्तान और काबुल, ये सारे स्वतंत्र हो चुके हैं, तो पहले ये भारत में ही विलीन थे। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया और इसके बाद राजा आए विम फड़पिस द्वितीय, जिसने भी शासन किया। इसका वर्ष बताया है 65 से 75 ईस्वी तक शासन किया। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था। भगवान शिव के उपासक के रूप में बताया गया है ये। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्रमग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है कि इसके द्वारा जो मुद्राएं छापी गई उन पर त्रिभुज अंकित था। त्रिशूल जो भगवान शिव का जो शस्त्र है वो भी था, और व्याघ्रम शर्माग्राही यानी कि जो चीते की चमड़ी बताई गई है उस पर भगवान शिव बैठ करके पूजा करते थे, तो भगवान शिव की आकृति भी उन सिक्कों पर अंकित थी। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। तो भीम फड़पिस द्वितीय का नाम आता है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाने वाले राजा का नाम भीम फड़पिस द्वितीय है। इसके बाद आता है कुषाणों का राजा कनिष्क। देखिए, कनिष्क भी प्रसिद्ध हुआ। कनिष्क बहुत बहादुर था, अपने कबीले के साथ रहता था और अपने कबीले को आगे बढ़ाने की योजना बना करके रखता था। यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में से माना जाता है, क्योंकि कुषाणों को कहा जाता था यूची या तोचेरियन। तो उन राजाओं में से प्रसिद्ध राजा रहा गया है कनिष्क। परंपरा के अनुसार यानी रीति रिवाज के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडल वंशी आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संधि संपन्न हुई थी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रचार प्रसार के लिए जो संगीत सभा आयोजित होती है, तो ये कश्मीर के कुंडल ग्राम में आचार्य पार्श्व उस समय अध्यक्ष था ऋषि। तो ऋषि पार्श्व के द्वारा चौथी बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था। महात्मा बुद्ध के गुणों को वहां संगीत के रूप में बताया गया था। इसकी प्रथम राजधानी थी पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी कहा गया है।
और दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा बनाई। तो कनिष्क ने मथुरा राजधानी का भी उल्लेख बताया गया है। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर यहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। वेरी मोस्ट पॉइंट है कि कनिष्क का योगदान बताइए। भारतीय जो दिया गया राजाओं में, उसमें कनिष्क के योगदान में हमें ये पूरा पैराग्राफ वर्णन के रूप में लिखना पड़ता है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीत करके कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था और उसने इन जगहों पर कासगढ़, यारकंद और खोतान पर भी विजय प्राप्त की थी। ये उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को जीत लिया था। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है और इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। कहते हैं कि घुटने तक एक लंबा उसने कुर्ता सिला रखा था और अपने पैरों में बहुत ही मजबूत जूते पहन रखे थे। ऐसी प्रतिमा मिली है, बनाई गई। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है और वहां तांबे का सिक्का मिला है मथुरा में, जिसमें कहा गया है कि कनिष्क जो है बलि भी देता था। तो बलि देते हुए राजा को दिखाया गया है। यह आप कनिष्क की तस्वीर देख सकते हैं। राजा कनिष्क जो है बहुत ही बहादुर था और ये लंबा चोगा पहनता था और पैरों में मजबूत जो बूट पहनता था। बूट यानी जूते पहनता था। तो हमें बूट शब्द दिया गया है तो हमें बूट ही लिखना पड़ता है कि वह पैरों में बूट पहनता था और लंबा चोगा पहनता था। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व जो ऋषि रहे हैं, कहते हैं कि पार्श्व ने की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत आयोजित करवाई थी कनिष्क ने। तो इसके जहां ऋषि रहे हैं, एक तो पार्श्व वसुमित्र था, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक थे, ये महात्मा बुद्ध के गुणगान करते थे। नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे उनके दरबार में। नागार्जुन जो महान गणितज्ञ हुए हैं और शल्य चिकित्सक चरक जो चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में था, तो चरक भी उस समय विद्यमान था कनिष्क के दरबार में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। तो कनिष्क के द्वारा ये कहा गया है कि जहां बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होती है, हीनयान और महायान, तो महायान शाखा का उद्भव कनिष्क के दरबार में ही हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई है। आत्मसातीकरण, अब देखिए उत्तर भारत में इसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, तो कहते हैं कि भारत का व्यापार भी काफी लाभप्रद हुआ उनके समय में और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई कनिष्क के काल में। अब आत्मसातीकरण जो अंतिम पॉइंट दिया गया है, आत्मसातीकरण का मैंने पहले ही बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में विलीन होना। शक, हुण और कुषाण जातियों की जो बर्बर संस्कृति थी वो लड़ाकू थी और वो किस तरह से भारतीय संस्कृति की दो विशेषताओं में विलीन हो गई। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं हमने पढ़ी है कि भारतीय संस्कृति संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती है और सभी के सुख स्वास्थ्य की कामना करती है। तो उनमें इन लोगों की संस्कृति विलीन हो गई, अर्थात भारत की संस्कृति को इन जातियों ने अपना लिया। इसको कहा जाता है आत्मसातीकरण। देखिए विस्तार से, शक, हुण एवं कुषाण विदेशी जातियां थी, हमने पढ़ा है ये तीनों जातियां मध्य एशिया की थी। इन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया। भारतीयों की उदार यानी भलाई, उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई यानी लड़ाकू कबीले में रहने वाली जातियां जो समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही है।
कहते हैं कि ये वैदिक धर्म को मानते थे, भगवान शिव के उपासक बताए गए हैं सारे कबीले के लोग। कनिष्क द्वारा दी गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत के महान राजाओं में अधिष्ठ करती है। ये बताया जाता है कि कनिष्क जो कुषाणों का राजा रहा है, प्रसिद्ध राजा, उसने अपने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए महान राजाओं की गिनती में बताया गया है, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म के लिए अनेक सभाएं आयोजित की, बौद्ध धर्म को प्रसार प्रसार व फलने फूलने का अवसर प्रदान किया गया। तो ये थी बच्चों अपने तीनों जातियां जनजातियां जो है जंगलों में रहने वाली भारत में राज किया, और किस तरह से अपने भारतीय संस्कृति में इनके कबीले के लोग जो है सम्मिलित हो गए और आत्मसातीकरण के रूप में बताया गया है। तो अब आपका ये लेसन पूरा होता है। इसके बाद में आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं, प्रत्येक प्रश्नों को सही तरीके से करना है, इसलिए रोजाना नियमित थोड़े थोड़े टुकड़ों के रूप में मैं आपके इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भेजूंगा, ताकि आपको अधिक परेशानी नहीं हो। इसलिए आप नियमित इन प्रश्नों को करना, अच्छे नंबर लाने हैं तो इसलिए आज लेसन नंबर 1 आपका पूरा होता है। इसी के साथ समापन होता है लेसन नंबर 1 का। थैंक यू, धन्यवाद।